चाहे किसी ख्यातनाम व्यक्ति की मृत्यु हो या फिर बेनामी व्यक्ति की। बेनामी से मतलब जिसके पास जो ज़्यादा सामाजिक रूप से सक्रिय ना हो। लेकिन आज के दौर में तो हर मौत एक सी हो गई है और जब हम समाचार पत्र में ऑबिचुरी को देखते हैं तो दिल हिल जाता है, विचलित हो जाता है, क्योंकि देखने को मिलता है हमारा कोई परिचित, निकट परिचित चला गया, कोई मित्र चला गया। अब ऐसी परिस्थितियों में साथियों, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए किसी की भी, और विशेषकर उन लोगों की जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए जीवन बचाने की। अब कहने को तो लोग कह रहे हैं साहब ये सरकार थोड़ी कोरोना लाई है, नहीं लाई है सरकार कोरोना, लेकिन गवर्नेंस फेलियर है। और गवर्नेंस फेलियर कब होता है कि जब आप आसन समस्या का समाधान नहीं करते, आपकी प्राथमिकताएं कुछ और हो जाती हैं। अब आप कहते हो कि साहब हमें तो जीतने का एक शगल है, तो जीतने के शगल में चुनाव जीतना ही शगल नहीं होना चाहिए। महामारी पर जीत प्राप्त करना और जनता के प्रति एम्पथाइज करना भी एक शगल होना चाहिए। अब दुख इस बात का है कि जब पहली वेव आई तब उस समय तो आपने जनता की कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन से उसे पार पाना बता करके ग्रेचुइटसली हर चीज़ अपने लिए अप्रोप्रिएट कर दी। लेकिन जब दूसरी वेव आ गई आपको सबने बता दिया, और बताना क्या था, अमेरिका, यूके, यूरोप और न जाने कितने देश थे जो उस महामारी को झेल रहे थे सेकंड थर्ड वेव में। सबको पता था, कोई भारत अछूता तो नहीं था ना, ये तो ग्लोबल पैंडेमिक है और उसे अछूते हम थे नहीं, पता था आएगी ये। लेकिन हमारी तो प्राथमिकता ये हो गई थी कैसे हमें पश्चिम बंगाल जीतना है, कैसे असम जीतना है, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु जीतना है। और कहते हैं ना कि जब सबसे ऊपर वाले जो के द्वारा दिशा निर्देश आते हैं तो जनता उसी का अनुगमन करती है। आपने उद्घोषणाएं कर दी कि मास्क की ज़रूरत नहीं है, हमने कोरोना पे पार पा लिया और जनता ने उसको मान लिया। अब देखिए कैसी भयावह स्थिति हो गई। आज डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया कोरोना से। मैंने उन्हें कई बार टीवी चैनल्स पे कोरोना पर व्याख्या करते हुए, जनता को मार्गदर्शन देते हुए देखा, और आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच से चली गई। वो एक युवा डॉक्टर जो गर्भवती थी, जिन्होंने अपना वीडियो वायरल किया था। मैं तो पहले समझती थी कोरोना की इस महामारी से पहले कि मृत्यु का आभास तो उन्हीं को होता है जो आभासी होते हैं या जिनके पास मेडिटेशन की बहुत बड़ी पावर होती है या कुछ अलग ही लोग होते हैं। लेकिन आज तो हर व्यक्ति जो कोरोना वार्ड में जाता है और उसके बाद आईसीयू में, तो प्रयास करता है कि वीडियो बना करके अपना अंतिम संदेश दे दे। ऐसी दुखद स्थिति का हमने कभी ना तो साक्षात्कार किया था ना कभी सोचा था। वो युवा डॉक्टर ये कहते कहते चली गई कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, इस कोरोना को कम मत समझो, इसके प्रति सावचेत रहो, इसके प्रति सतर्क रहो, अपने आप को बचाओ। यानी मरने से पहले भी संदेश देकर गई। और क्या चाहिए हम लोगों को सामाजिक तौर पर? यही तो समझना है कि हम एक ऐसी महामारी का सामना करें, एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसका जो शत्रु दिखाई नहीं देता, वो खुद एक डेड एंटिटी है। वो आपके शरीर में आकर सक्रिय होता है और मल्टीप्लाई करता है, म्यूटेट करता है। और देखिए हमारी जो सरकार है वो केंद्र में बैठी हुई एक तरह से टोन डेफ सरकार है, जो कुछ सुनना नहीं चाहती और कुछ देखना नहीं चाहती, शुतुरमुर्ग बनी हुई है। उसका तो एक ही ध्येय है कि भाई जितनी भी अच्छाई है वो किसी के तौर पर भी आई हो, उसे मुझे अपने रूप में प्रस्तुत करना है, और जो बुराइयां हैं उसको दूसरे के कांधों पर डाल करके, दूसरे के माथे मढ़ करके, और जनता को उसकी हाल पर छोड़ना। अब मुझे बताइए कि जब सबको पता था कि इस महामारी से मुक्ति के कुछ ही तरीके हैं, वो है कि एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो और एक वैक्सीन हो। हमारे साइंटिस्ट, दुनिया के साइंटिस्ट ने बेमिसाल काम करके और वैक्सीन को क्रिएट कर लिया। अब जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इन वैक्सीन्स के लिए पहले से एडवांस बुकिंग की जाए। और हम तो सौभाग्यशाली थे कि दो भारत के वैक्सीन मेकर्स ने बहुत अच्छा काम करके वैक्सीन बना दिए, अपने रिस्क पर प्रोडक्शन भी कर दिया। हमारी सरकार ने 1 अप्रैल से पहले एक भी ऑर्डर उनको या एडवांस पेमेंट करके नहीं दिया। और जब लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया, पश्चिम बंगाल भी निकल गया, तो फिर सुध लेने की, सोचने की जगह कहते हैं ना कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स को शुरू कर दिया। अब जब हम घटनाओं को देखते हैं तो बहुत विचलन होता है, बहुत दुख होता है। अभी वो सीबीआई की जांच करवा दी नारदा स्टिंग केस में। अरे आपकी प्राथमिकता है क्या, ये तो बता दो, स्पष्ट कर दो कि जनता को मरते हुए देखना या फिर अपनी दुश्मनी को निकालना। उनको बाद में गिरफ्तार कर लेते। और जो प्रमुख सूत्रधार थे, जो आपकी पार्टी में आकर गंगा से धुले हुए हो गए, उनके प्रति तो आपकी कोई सोच नहीं है। और इनके महान प्रवक्ताओं को जब टीवी चैनल्स पर देखती हूँ या फिर सोशल मीडिया पे, उनको इजराइल और पैलेस्टीन की चिंता हो रही है। अरे उसे अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियाँ उन पर छोड़ दो, आपके बस की बात वैसे भी नहीं है। और ऐसे में आप अपनी जनता के बारे में सोचना शुरू करो, कुतर्क मत करो। गंगा मैया में लाशें समा रही है,
ये तो पहले भी होता था, ऐसा कुतर्क मत करो। ये वो लाशें नहीं है जल समाधि लेने वाले, स्वेच्छा से जाने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके परिजन इलाज कराते कराते खस्ता हाल हो गए, कंगाल हो गए, लाशें जलाने के लिए पैसा नहीं। या फिर वो लोग हैं जिनको लाइन में खड़े होकर डिस्पोज करने तक की सुविधा नहीं मिल रही और हताश होकर, हार कर दूसरे कोविड पेशेंट्स को अटेंड करने की जल्दबाजी में उन लाशों को इस तरह से गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लाशें आ गई, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। निर्मल गंगा करेंगे, हजारों करोड़ों रुपए लगाएंगे, 70 सालों को कोसेंगे, लेकिन अपनी जनता की सुध नहीं है। इस महामारी में जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें इस केंद्र की भाजपा सरकार ने की है, मैं समझती हूँ भारत के इतिहास को कलंकित करने वाली और कोई घटना नहीं हो सकती। और इस कलंक से पार पाने का अभी भी तरीका है, मैं आपसे कह रही हूँ। अपनी छवि के प्रति सावचेत रहने वाले मोदी जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज भी जनता के बीच में चले जाइए। आपको तो वैक्सीन लगी गए होंगे, दोनों डोजेस, आप तो सुरक्षित हो गए। अब जो असुरक्षित हैं लोग, जिनके पास ये कवच नहीं है सुरक्षा का, उनके बीच में चले जाइए। और मैंने कह रही जाकर के कोविड सेंटर में बैठ जाइए। उस टेलीविज़न का इस्तेमाल कर दीजिए जिससे आप उद्घोषणाएं करते रहें, कभी डिमोनेटाइजेशन की, तो कभी जीएसटी के हर्ड इम्प्लीमेंटेशन की, और कभी कभी जो लॉकडाउन लगा दिया था 4 घंटे के अंदर अंदर, उस तरह की घोषणाएं करने में तो आप माहिर हैं ही। मन की बात कहते ही एक तरफा संवाद कर दें, एक बार और एक तरफा संवाद कर लीजिए। जनता को विश्वास दिला दीजिए आप उनके साथ खड़े। आपके पास है तो नहीं, अब कुछ बचा नहीं आपके पास, लेकिन आपके शब्दों के द्वारा एक अपील आप मार्मिक कर देंगे तो शायद जनता समझ जाएगी कि हमारे नेता ने, हमारे देश के मुखिया ने जो गलती की थी पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों में सभाएं बुलाकर बड़ी बड़ी और गदगद होकर के कहा था कि मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी, वो सबसे बड़ी गलती थी। वो कुंभ का मेला जिसके प्रति हम भी आस्था रखते हैं, वो उसकी गलती थी। और ये कहा गया था तो और जानते ना कुंभ में कौन जाते, साधु संत जाते थे, लेकिन आपने तो उसको एक ऐसा इवेंट बना दिया और उसकी वाहवाही लूटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप कोविड में भी तैयार हो गए। उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे बताइए। तो आप एक बार एक मार्मिक अपील कर दीजिए जनता से, ये कहते हुए कि मुझसे गलती हुई है, मेरे देशवासियों मुझे क्षमा करो। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि अपने घरों में रह करके इस जंग को लड़ने में सहयोग करो। और ये जो आपने बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स करने का प्रयास किया है ना, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप वैक्सीन डिप्लोमेसी की वाहवाही लूटना चाह रहे थे, पीठ थपथपाना चाह रहे थे, और जब आपको लगा कि अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकता और राज्य सरकारों को डिफरेंशियल रेट पर नेगोशिएट करने के लिए इंटरनेशनली या ग्लोबली आपने छोड़ दिया, इसे कहते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। और सबसे बड़ी बात ये कि अब आपके वो कहाँ है अनुयायी, वो आपके भक्त कहाँ है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 गवर्नमेंट का की एक समर्थन करते थे। कहाँ गए वो, जब आप कहते हैं कि अब राज्यों की जिम्मेदारी वैक्सीन प्रोक्योर करने की। वो 35,000 करोड़ का क्या करेंगे आप, पीएम केयर्स फंड का क्या करने वाले हैं आप, वो तो पारदर्शी ट्रस्ट बना दिया आपने। मोदी जी, जनता समझती है और आपसे जब कुछ पूछा जाता है तो आप कहते हो कि हम तो सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, हमारी तो डेडलाइन है। अरे साहब, देश के 75वें स्वाधीनता दिवस पर क्या सौगात दोगे आप देश के, जब लाखों लोग मर जाएंगे। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मॉडलर्स और इस देश के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि जून तक 15 लाख मौतें हो जाएगी इस देश में यदि ये भयावहता बढ़ती रही। और आपको अच्छे से पता है कि अब ग्रामीण भारत इसकी चपेट में आ गया। ना आपके पास संसाधन है, ना डॉक्टर्स है। मैं डॉक्टर्स की क्या बात करूँ, वो डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पर हैं, जो अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं बिना ये सोचे कि हमारे परिवार का क्या होगा। मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ा, वही कहती है कि फर्स्ट वेव में तो हम ये सोचते थे कि हमें परिवार को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमने उससे दूरी बनाई। अब हम डरते हैं हम खुद सुरक्षित कैसे होंगे जब 25 से लेकर 40 के बीच और उससे छोटी आयु के लोग मारे जा रहे हैं। उनको ऐसे लगता है ज़िंदगी उनकी उंगलियों के गैप्स के बीच में से फिसल करके निकल रही है और वो बचा नहीं पाते। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के से ग्रसित हो गए। उनको ये लगता है कि इस पीपी किट से बाहर निकल जाएं और इस डॉक्टरी के पेशे से मुक्ति पाएं। आपने हर चीज़ को होल्ड पर डाल दिया। कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया हो और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। आज देश होल्ड पर है हर तरीके से, लेकिन आपकी मोबिलिटी ख़त्म नहीं होती। आपकी आकांक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षाओं पर कोई विराम नहीं लगता, आपकी चेष्टाओं पर विराम नहीं लगता। कैसे सत्ता का पाना है, कैसे उसको हस्तांतरित करना है अपने पक्ष में, कैसे मैन्युफैक्चर करना है। आज देश आपसे प्रश्न करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि अपने परिजनों को बचाने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब उनका सब कुछ लुट जाएगा ना, तो आपका गिरेबान तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा, आपको झकझोरने में उन्हें समय नहीं लगेगा। अब सजग हो जाइए, सावचेत हो जाइए। ये आपकी डिविसिव पॉलिटिक्स किसी काम की नहीं है। जब देश की जनता मर रही हो, ना हिंदू मर रहा है, ना मुसलमान मर रहा है, ना सिख मर रहा है, ना कोई और मर रहा है, ये मर रहे इस देश के नागरिक जिनको पूरा अधिकार है जीवन जीने का,
वो जो कहते हैं ना हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ, उस पर कुठाराघात आपने किया है। इस संविधान की भी उल्लंघन है और देश की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है।